मैं गठबंधन का हिमायती हूं और गठबंधन के जहां जिम्मेदार और अच्छे उम्मीदवार लड़ रहे हैं मैं उनकी हिमायत कर रहा हूं। राजेश अग्रवाल से प्रवीण सिंह ऐरन ने वादा किया है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी डाकुओं की जमात है। ओवैसी साहब ने जो बिल संसद में फाड़ा, आपको याद होगा, वो संसद में बिल फाड़ा नहीं गया, वो फड़वाया गया। राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन उस दंगे के दोनों ये दोषी साबित होंगे। मदरसों के मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जुल्म किया है। ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी की भी मैं कभी तारीफ कर पाऊं। देखिए, ऐसा है कि न्यायालय का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और हम दिल से सम्मान करते हैं। हमारा मानना यह है कि हमारे देश का लोकतंत्र सरकार में खत्म हो चुका, कार्यपालिका में खत्म हो चुका। सरकार के दबाव में कार्यपालिका काम करती है। मीडिया में, पत्रकारिता में लोकतंत्र खत्म हो चुका और मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है उसकी ज़बान से जाहिर होता है कि उसके दिल में कितनी नफरत है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से। अब हमारे पास आखिरी एक किला बचा है लोकतंत्र का। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी जो हिंदुस्तानियों की उम्मीद बची है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका पर जो भरोसा है, कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो भरोसा भी कम होना शुरू हो गया है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर बात है। इस पर तमाम लोगों को मंथन करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर न्यायपालिका से भरोसा उड़ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि सब कुछ ख़त्म है। हमने हमेशा न्यायपालिका की हिमायत की है, सम्मान किया है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो समन मेरे खिलाफ जारी हुआ, अगर वो नॉर्मल समन होता जैसे आमतौर से जारी होते हैं, वैसा समन होता तो मैं पहली फुर्सत में हाजिर होता। सच्चाई यह है कि जब वो समन आया, मैं उस वक्त केरला में था और इंटीरियर में था। मेरे पास समन की कोई खबर नहीं। समन के बाद फौरन बदनीयती से उन्होंने वारंट जारी कर दिया, NBW। मैं तो उन जज साहब का एहसानमंद हूँ, क्योंकि उनके दिल में बदनीयती थी, मुझे गिरफ्तार ही करना था और मेरे साथ अन्याय ही करना था। अगर नॉर्मल समन भेजा होता तो मैं हाजिर हो गया होता और वो फिर मेरे साथ जो अन्याय कर सकते थे, जो उन्होंने जाहिर किया है कि करना था उन्हें, वो सब होता मेरे साथ। लेकिन उनकी भाषा ने सतर्क कर दिया हमारे अधिवक्ताओं को भी और मुझे भी। मैं हाजिर होना चाहता था। तो 2010 का दंगा, मैंने बार बार ये बात कही है कि 2000 में दंगा हुआ, मुझे दोषी ठहराया गया, जांच हुई, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। उस वक्त जांच हुई, जांच में मैं निर्दोष पाया गया। मेरे खिलाफ न कोई FIR है, न कोई सबूत है, न गवाह है। जो ये कहता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है वो सफेद झूठ बोलता है। तो 169 में मेरे खिलाफ वो सारे इल्जाम वापस लिए गए। 14 साल के बाद ये आए यहाँ और इन्होंने जो हरकतें की, मुझे मीडिया से ख़ास तौर से ये शिकायत है कि मीडिया ने जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल की, वो उस पर जितना भी एतराज़ किया जाए वो कम है।
मीडिया ने एक भी बार वो जो सम्मन जारी किया था उसमें जो भाषा बोली गई थी, उसमें जो भाषा लिखी गई थी, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी जज ने आज तक ये भाषा इस्तेमाल नहीं की। ना ही किसी जज ने अपना कोई फैसला मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को भेजा। हाई कोर्ट से मुझे राहत मिली, हाई कोर्ट से मुझे ये राहत मिली कि उस जज की जो भाषा थी वो उस तमाम कार्रवाई को उन्होंने रिकॉर्ड से निकालने का कहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी राहत मिली। मैं राहत ना मिलती मैं हाजिर होता। जो आदेश होता, हाई कोर्ट का जो आदेश होता मुझे मानना चाहिए, मैं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा मानना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मानना चाहिए। लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं जी, अगर न्यायालय में अन्याय हो रहा है और हमें नजर आ रहा है कि अन्याय हो रहा है, जज जब ये कह रहा है कि पूरा एक समुदाय मेरा दुश्मन है, मुझसे नफरत करता है, मैंने ज्ञानव्यापी का मुझे सम्मन जारी करते हुए अपने पिछले किसी आदेश का जिक्र करने की उसे क्या जरूरत थी? किसी भी मीडिया ने, किसी भी चैनल ने इस पर बहस क्यों नहीं की? वो जो कुछ भी बेईमानी करते रहे उसको आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और मुझे झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए जाएंगे तो मेरे खिलाफ आप तूफान खड़ा करेंगे। ये जो अन्याय चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, जो न्यायपालिका में चल रहा है, या जो कार्यपालिका में चल रहा है, जो सरकार में चल रहा है, इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। इन बेईमानियों के खिलाफ हम किसी भी हालत में सरेंडर नहीं कर सकते। हमें जो गलत है वो उसको गलत कहना है। वो चाहे कोई जज करे या एक आम आदमी करे या एक आम रिक्शा वाला करे, जो गलत है वो गलत है और सही है। तो हमने तो माननीय मुख्यमंत्री की भी हमने तारीफ की है कि जो उन्होंने सही काम किए। गोरखपुर में कुछ हिंदू मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर मंदिर में गौमांस फेंकने गए। मुख्यमंत्री ने उस साजिश को नाकाम किया और जो असल मुजरिम थे वो पकड़े गए। वरना होता ये कि मुसलमान पकड़े जाते, मुसलमानों के साथ जुल्म होता, ज्यादती होती और पूरे प्रदेश में फसाद होता। तो मैंने कहा कि अगर राजधर्म का पालन किया जा रहा है तो हमें तो राजधर्म देखना है। हम चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है, न्याय की जो व्यवस्था है, तमाम लोगों के लिए वो बराबर होनी चाहिए। उसमें हिंदू और मुसलमान अगर हो रहा है, इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा मतलब न्याय के मंदिर में अगर अन्याय हो रहा है तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी की भी मैं कभी तारीफ कर पाऊं। मैंने बहुत चाहा कि कोई ऐसा काम नरेंद्र मोदी का मिल जाए कि मैं उनकी तारीफ करूं। मैंने जहां मौका आया है, जैसे मदरसों का भी मामला आया, मदरसों के मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है। तो जो उनका सही काम है मैं उसकी तारीफ करता हूं। जो गलत काम है, गलत को गलत कहना मेरी जिम्मेदारी है। तो गलत को गलत अगर कहना मेरी जिम्मेदारी है तो अगर कुछ अच्छा है तो उसे अच्छा कहना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत गौर किया कि कोई ऐसा काम मुझे मिल जाए कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा अच्छा काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए और इनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मुझे कोई ऐसा काम आज तक उनका मिला ही नहीं। मेरी मजबूरी है कि गलत को अगर गलत कहना है तो सबसे ज़्यादा गलत अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जो मेरे दुश्मन नहीं है। मैं इसलिए उनकी मुखालफत नहीं करता हूँ कि मेरी और उनकी कोई नाराज़गी है या मेरी उनकी कुछ दुश्मनी या मेरे समुदाय की उनसे दुश्मनी। मैं इसलिए उनकी मुखालफत करता हूं कि मेरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, मेरे देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, मेरे देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, मेरे देश के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। इन चीज़ों की मुखालफत हमारी जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने जब इत्तेहाद मिल्लत की स्थापना की थी, हमने सबसे पहले अपनी कौम से ये वादा किया था कि हम
किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बनेंगे, न चुनाव लड़कर और ना बैकडोर से। ना हमें राज्यसभा चाहिए, ना हमें एमएलसी चाहिए, ना हमें एमपी बनने का कोई शौक़ है। हमें अपनी कौम की, अपने देश की सेवा करने का शौक़ है और वो हम जैसे करते रहे हैं वैसे करते रहेंगे। चुनाव अच्छे लोगों को आना चाहिए। रहा 2010 के दंगे का सवाल, तो मैं आज वजाहत करता हूँ। मैं ये पहले भी मैंने कहा है, आज आपके चैनल के ज़रिए भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जांच में क्लीन चिट दी गई, लेकिन दंगा तो हुआ। तो अगर मैंने नहीं कराया तो किसने कराया? वो जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड जज के जरिए जांच हो, कोई और एजेंसी के जरिए जांच हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर ईमानदाराना जांच हो जाएगी तो उसमें राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन उस दंगे के दोनों ये दोषी साबित होंगे। इन्हीं दोनों ने उस वक्त साजिश रच के दंगा कराया था और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और इन्हीं दोनों की साजिश से अभी जो कोर्ट में दोबारा उठाया गया है, वो जज साहब जिन्होंने मुझे समन जारी किया, राजेश अग्रवाल से उनके खास ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है, और एरन साहब से उनके मामलात हैं। और इन दोनों के कहने पर मुझे ये समन जारी किया और ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। अगर सियासत में हूं, मैं सियासत में हूं, अपने देश के लिए सियासत करता हूं, देश में एकता और भाईचारे का माहौल बना रहे, दंगे फसाद से बचा रहे, बम ब्लास्ट से बचा रहे, इन तमाम चीजों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और अन्याय ना हो किसी के साथ। तो ये सियासत है। सियासत ये मैं मानता ही नहीं कि ये सियासत है कि मैं एमएलए बन जाऊं या मैं एमपी बन जाऊं या मैं चुनाव लड़ लूं। जो लोग ये सियासत करते हैं वो अपने खुदगर्जी की सियासत है। जो मैं एमएलए बन जाऊं, इससे देश का क्या लाभ हो रहा है? देश का लाभ इससे हो रहा है कि देश में जो अन्याय हो रहा है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए। हम ये वाली सियासत करते हैं। नहीं, वो बचपन की बात है, वो बचपन की बात है। तब हम गांव में रहा करते थे और एक बचपने का शौक था। तो कहीं और उस वक्त हमारे पिताजी हमारे सर पे थे, सारी जिम्मेदारी हमारे वालिद साहब की हुआ करती थी। हम बिल्कुल आज़ाद थे, लेकिन वालिद साहब के बाद हमने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया है और जो खिदमत वो अंजाम दिया करते थे उन खिदमत को मैंने अपने हाथ में लिया है। और वो खिदमत करने के लिए बहुत जिम्मेदार और बहुत सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है। उसके लिए अगर मैं एमपी बनने, एमएलए बनने निकल जाऊंगा तो मैं वो जो काम कर रहा हूं वो काम नहीं कर सकूंगा। वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता था, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम किया जाता था। चुनाव से पहले मीठी बातें की जाती थी, चुनाव के बाद नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि कोई मुसलमानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारी पार्टियां कोई सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है, कोई हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों को मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि सबने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, अपने अपने दल बनाए और अपने अपने मसाइल हल किए अपनी बिरादरी के। जैसे जाटवों ने अपनी पार्टी बनाई, उनके मसले हल हो गए। यादवों ने अपनी पार्टी बनाई, अपने मसले हल हो गए। जाटों ने अपनी पार्टी बनाई। तमाम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई और अपने अपने समाज का काम किया। लेकिन मुसलमान जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिरादरी है वो हमेशा दूसरों का झंडा उठा के चलती रही, सिर्फ इस वजह से कि हमारे ऊपर कहीं सांप्रदायिकता का इल्जाम ना लगे। मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी सांप्रदायिक नहीं रहा और न कभी हो सकता है। हिंदुस्तान का मुसलमान एकता और भाईचारे में यकीन रखता है और हमने हमेशा गैर मुस्लिम उम्मीदवार का ही साथ दिया है। इसके बावजूद हमारे साथ जो कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है, देश में जो एक बड़ी खाई बनाई है, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, ये हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरी साफगोई
और सच्चाई। मैंने हमेशा इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी बात से कौन खुश होगा या कौन नाराज होगा। मुझे जो अच्छा लगा है मैंने हमेशा वो कहा है। मेरे परिवार के लोग मुझसे खुश नहीं है, इसलिए कि मैं अच्छे को अच्छा कहता हूँ, बुरे को बुरा कहता हूँ। जो मुझे ठीक लगता है कि ये होना चाहिए वो मैं करता हूँ। जैसे ओवैसी साहब हैं, मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, बड़े हिमायती हैं, लेकिन आप जरा सा गौर करेंगे तो नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर 14 से पहले कभी नहीं आए, और हमारे माननीय ओवैसी जी 14 से पहले हैदराबाद से कभी बाहर नहीं आए। ये दोनों जब 14 में एक साथ बाहर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी छा जाती है, समथिंग इज ब्लैक। दूसरी बात ये कि हमने सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया, उसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियों को दावत दी गई, उसमें ओवैसी साहब को भी दावत दी गई, बार बार दावत दी गई। 2 मीटिंग मैंने की, दोनों में वो नदारद रहे, नहीं आए। मैं इस वक्त एक सच्चाई, जो मुसलमान जो बहक जाता है, गुमराह हो जाता है, मैं एक सच्चाई की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हिंदुस्तान में कितनी फिरका परस्ती कर रही है ये जग जाहिर है। लेकिन विदेशों में, इस्लामी ममालिक में वो ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ का मुसलमान बहुत खुश है। ओवैसी साहब ने जो बिल संसद में फाड़ा, आपको याद होगा, वो संसद में बिल फाड़ा नहीं गया, वो फड़वाया गया। वो इसलिए फड़वाया गया कि दुनिया में इस्लामी ममालिक को दिखाना था कि देखिए हमारे यहाँ मुसलमानों को इसलिए आजादी है कि हम जो बिल ला रहे हैं उन्हें खुली छूट है, संसद में खड़े होकर वो फाड़ के फेंक रहे हैं। तो वैसी जैसे लोग मिल्लत की हमदर्दी की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लुलु मॉल खुला लखनऊ में, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो गई। शोहरत किस बात से हुई उसकी? लुलु मॉल बहुत बड़ा मॉल खुला है, इससे उसकी शोहरत नहीं हुई। उसकी शोहरत इस बात से हुई कि वहां कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी है, वो नमाज का वीडियो वायरल किया गया। अब पूरी दुनिया में लुलु मॉल का जिक्र चल रहा है। फिर उस नमाज का विरोध करवाया गया, हिंदूवादी संगठनों को बुलाया गया, उनके जरिए विरोध हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो नमाज पढ़ना भी दिखावा था, ढोंग था, और उसका विरोध करना भी दिखावा और ढोंग था। असल मकसद था पूरी दुनिया में लुलु मॉल का प्रचार करना। लुलु मॉल, यूसुफ लुलु, तन्हा वो शख्स है यूसुफ नाम का आदमी जिसने हमारे हिंदुस्तान में, मुझे आप लोगों ने भी देखा होगा, हम कभी सफर पे जाते थे तो जहां नमाज का वक्त हुआ गाड़ी रोकी, कार में मुसल्ला रहता था, अपने सड़क किनारे नमाज पढ़ ली या कहीं ढाबे पे नमाज पढ़ ली। लेकिन लुलु मॉल और यूसुफ लुलु इसका जिम्मेदार है कि उसने हमारी ऐसी नमाजों पर जो हम कहीं भी पढ़ सकते थे उस पर पाबंदी लगवाने का काम इस यूसुफ लुलु ने किया है। तो इस किस्म के जो मुसलमान हैं, असल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला वही लोग हैं। मुसलमानों का मसला आरएसएस नहीं है, मुसलमानों का मसला भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मुसलमानों का मसला वो मुसलमान है जो मुसलमान बनके, मुसलमानों का हमदर्द बनके मुसलमानों के दरमियान आता है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। वो पार्टियां हैं मुसलमानों की दुश्मन जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और पीठ पे छुरा भोगने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा दुश्मन मैं ऐसे, भारतीय जनता पार्टी डाकुओं की जमात है। पहले गांव में जब डाकू आते थे तो उनका एक अपना गेटअप हुआ करता था, बंदूक पड़ी हुई है, ढाटा बांधे हुए हैं, घोड़ों पर आ रहे, तो गांव वाले सतर्क हो जाते थे कि डाकू आ गए, अपनी हिफाजत कर लेते थे। लेकिन ये सेकुलरिस्ट जितने हैं, ये सेकुलरिस्ट वो है जो असल में डाकू है लेकिन पुलिस के भेष में आते हैं। अब पुलिस के भेष में जब गांव में आ रहा है तो गांव वालों को लग रहा है पुलिस आ गई, हमारी हिफाजत करेगी, और ये पुलिस के भेष में आकर ये जो डाका डालते हैं। हमारा असल मसला ये लोग हैं
आरएसएस से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी को काटने, पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का दस्ता लगा हुआ है, ये दस्ता हमारा मसला है। इस दस्ते से हमें उस कुल्हाड़ी को अलहदा करना है। हमारी असल लड़ाई ये है। तो असल में मैं हिंदू समाज मुझे ये समझता है कि मैं मुसलमानों का हिमायती हमदर्द हूँ। सच्चाई ये है कि मैं अपने देश की बात करता हूँ, देश का काम करता हूँ, देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ, देश में अमन और शांति की बात करता हूँ। और ये बातें जिन लोगों को नापसंद हैं वो मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, वो मुझे बदनाम करने का काम करते हैं। अगर इन चुनावों में, मैं चुनाव में हिस्सा बजाते खुद नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो तमाम लोग जो 2010 के दंगे से आहत हुए, जिन्हें उस 2010 के दंगे से तकलीफ हुई और हमारी बरेली को बदनाम किया गया, पूरी दुनिया में बदनाम किया गया, उसके असल दोषी आज भी मिले हुए हैं। राजेश अग्रवाल से प्रवीण सिंह ऐरन ने वादा किया है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। तो ये बिरादरीवाद और ये दंगावाद, दोनों दंगावादी नेता इस वक्त एक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का अंदरूनी तालमेल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी को आरएसएस ने साजिश रच के महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनवाया है। ये खुद नहीं बने हैं, बनवाए गए हैं। और इनके बहुत से टिकट, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इनके बहुत से टिकट ऐसे हैं जो आरएसएस मुख्यालय से तय हुए हैं। जैसे मुरादाबाद का टिकट है, जैसे रामपुर का टिकट है, जैसे मेरठ का टिकट है। जो मुस्लिम सीट थी, अखिलेश यादव ने वो तमाम सीटें खत्म कर दी। तो ये आरएसएस का असल काम भारतीय जनता पार्टी उतना नहीं कर रही है जितना ये अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं गठबंधन का हिमायती हूं और गठबंधन के जहां जिम्मेदार और अच्छे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मैं उनकी हिमायत कर रहा हूं। लेकिन जहां बेईमानी हुई है, वहां मैं सामाजिक न्याय मोर्चा के अपने उम्मीदवार, जो अपनी अपनी पार्टियों पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, जैसे रामपुर से मैंने महमूद पराचा को उतारा, इसी तरह हमारे साथ दलित भी है, आदिवासी भी है। हमारे इस सामाजिक न्याय मोर्चा का एक हिस्सा हमारे चंद्रशेखर नगीना से लड़ रहे हैं, उनको हमारी हिमायत है। हमारे पप्पू यादव बिहार में लड़ रहे हैं। ऐसे गुजरात में हमारे छोटू भाई वसावा लड़ रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में भी हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी हैसियत रखते हैं और वो जीतने पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को हिमायत की गई है। नहीं, मुस्लिम समाज को संदेश देने की जरूरत नहीं। बहुत समझदार लोग हैं और बहुत सूझबूझ के साथ काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तो विदाई है, तय है। और नरेंद्र मोदी की विदाई मुसलमानों की वजह से नहीं हो रही है। मेरा मानना यह है कि मुसलमान कितना जोर लगा ले, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी को हराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो राम भक्त कर रहा है, जो चारों शंकराचार्यों को नाराज करके जब रामलला को अपनी गोद में लेकर तन्हा नरेंद्र मोदी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ उधर कोने में खड़े रहते, साधु हैं वो एक कोने में खड़े रहते हैं। तो आम हिंदू इन चीजों को महसूस कर रहा है। और आम हिंदू के साथ जो जुल्म, जो ज्यादती, मुसलमानों के साथ वो जुल्म ज्यादती नहीं हुआ है जो आम हिंदू के साथ हुआ है। तो आम हिंदू इस बार नरेंद्र मोदी को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने जा रहा है।